हेलो बच्चों, 11th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 1 संविधान को कंटिन्यू करते हुए ही उसके एक टॉपिक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में बताऊंगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि संशोधन क्या है। संशोधन का अर्थ है, तात्पर्य है कि किसी भी चीज में परिवर्तन या बदलाव लाना। तो संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने संविधान को इस तरह से बनाया था कि उसमें समयानुसार या परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक परिवर्तनशील संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने का प्रावधान है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? सिर्फ संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, जिसमें कि एक संशोधन जो है साधारण बहुमत द्वारा है, जिसे कि संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहा जाता। इस साधारण बहुमत द्वारा संशोधन और सामान्य कानून द्वारा संशोधन एक ही है। पहला हम जानते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किन किन विषयों पर साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है और संसद द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधन को संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, जैसे कि राज्यों के नामों में तथा सीमाओं में परिवर्तन करने, राज्यों की क्षेत्र को कम करने या वृद्धि करने, राज्यों में विधानसभाओं को गठित करने या समाप्त करने। अनुच्छेद 2 में, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी किए जाने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इन जो अनुच्छेद हैं या जो विषय हैं, इन्हें साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। ऐसे संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। जब एक सदन में वो पेश किया जाता है, पारित हो जाता है, तो उस विधेयक को दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है। दूसरे सदन में पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। अब जो बाकी के 2 प्रक्रिया हैं, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार पेश किए गए विधेयक को सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित किए गए विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाना चाहिए। जब दूसरा सदन भी इस बहुमत से विधेयक को पारित कर दे, तब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के सम्मति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करने पर विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। ये दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। लेकिन विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है, अब ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि विशेष बहुमत है क्या, विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है। तो विशेष बहुमत का तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50%, यानी जितनी सदस्य संख्या है लोकसभा की या राज्यसभा के, उसके 50% यानी आधी, और उस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम ना हो, इसे विशेष बहुमत कहा गया है। लेकिन कभी कभी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब उपस्थित सदस्यों तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या समान ना हो तो किसका 2/3 बहुमत आना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो यदि किसी बैठक में 480 सदस्य उपस्थित हैं, उस बैठक में जिस दिन कोई विधेयक पारित किया जा रहा हो, उस बैठक में 480 सदस्य उपस्थित हों और मतदान केवल 450 सदस्य ही भाग ले रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में उपस्थित सदस्यों के 2/3 कितना होगा? 320। 450 480 सदस्य उपस्थित हैं तो उनका 2/3 होगा 320। और मतदान कितने सदस्यों ने किया है? 450 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया है तो उसका 2/3 कितना होगा? 300 होगा। तब 320 या 300 कौन सा बहुमत युक्त माना जाए, उचित माना जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसे ही एक मामले में निर्णय दिया था कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत युक्त होना चाहिए, यानी कि उचित माना गया है कि जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका बहुमत 2/3 माना जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी दूसरी प्रक्रिया हो गई संशोधन की। अब आपकी तीसरी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन। विशेष बहुमत जो कि आपने पहले अभी पढ़ा, विशेष बहुमत वो प्रक्रिया रहेगी। उसके अलावा राज्यों के अनुमोदन, यानी राज्यों की भी अनुमति चाहिए, तब संविधान संशोधन होगा। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से विषय हैं जिनके लिए विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है, अब ये हम जानते हैं आगे। निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ, तो विशेष बहुमत होना चाहिए, उसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन भी होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे विषय हैं आगे आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे कि विशेष बहुमत के अलावा राज्यों की विधानसभाओं को भी अनुमोदन आवश्यक है। पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल तथा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। दूसरा है संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विकास। तीसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन तथा क्षेत्राधिकार। चौथा है 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि। पांचवा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। उक्त संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उस सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है। बेटा तीसरी जो संशोधन की प्रक्रिया है सभी में यही है कि आप पहले विधेयक किसी भी सदन में भेज सकते हैं, फिर एक सदन से पारित होने के बाद, विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। जब राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं द्वारा भी उससे पारित हो जाता है, अनुमोदित कर दिया जाता है, तब उससे विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सम्मति मिलने के बाद ही विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। यानी तीसरे जो संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उसमें विशेष बहुमत, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उसे आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अनुमति प्राप्त, अनुमोदन करने के बाद फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद, सम्मति मिलने के बाद वो विधेयक अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या, 73वें संविधान संशोधन को लोकसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया था। इसे राज्यों की विधानसभाओं को अनुमोदित करने के लिए भेजा गया था और 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी। इस विधेयक को राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि यह 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्ट विषय से संबंधित था। ठीक है बेटा, अब ये एक सवाल ये कि संसद की जो संविधान पर संशोधन करने की शक्ति है, क्या ये सीमित है कि असीमित है? अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, यानी उसके ऊपर भी कुछ सीमा है। संसद की शक्ति पर यह निर्बंधन लगाया गया है कि संसद संविधान में संशोधन करके उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, केवल उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव ही ला सकती है, उसमें उसके ढांचे को पूर्ण रूप से नष्ट
नहीं कर सकती। बेटा आगे की क्लास में हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।